एपिसोड 177 शॉर्ट विंग बर्ड्स। बार बार आसमान का चमकना और हवा में छाया कोहरे की वजह से ये बर्फ से ढकी दुनिया किसी ब्लैक और व्हाइट पेंटिंग की तरह लग रही थी। जमीन पूरी सफेद बर्फ से ढकी हुई है और जब कोई उस पर चढ़ता है तो क्रंच हो जाता है। निया दरवाजे पर खड़ी अंगड़ाई ले रही थी। उसके अंदर जो ताजा हवा जा रही थी उसकी वजह से उसके रात के सपने की जो थकान थी वो अब जा चुकी थी। नागाल रात को जो लकड़ी का पिलर तोड़ दिया था उसे वापस ठीक कर रहा था। उसे बहुत अच्छी लकड़ी से रिप्लेस किया था। जिराज और नागाल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। इस बात से साफ था कि वो काम करणवीर ने किया था। निया उसकी तरफ देखकर बोलती है, थैंक यू करणवीर। वो निया को देखकर बोलता है, कोई बात नहीं। फिर करणवीर बेसिन लेकर घर की साइड में जाता है। वहां बने बर्फ के पहाड़ से कुछ बर्फ के टुकड़े लेकर उन्हें बेसिन में रख लेता है। निया के उठने के पहले पानी गर्म करना करणवीर का रोज का काम था, लेकिन उसे आज ये करने का मौका नहीं मिला क्योंकि आज वो सपने की वजह से जल्दी उठ गई थी। फिर निया बर्ड शेल्टर की तरफ जाती है। वहां जमीन पर खून फैला हुआ था। वो उसे देखकर डर जाती है। 1, 2, 3, 13 इनमें से आधे तो मर चुके हैं। जो आधे पक्षी बचे थे वो भी सब डरे हुए थे। किसी के आने की आहट सुनकर वो अपने सर नेस्ट में छुपा लेते हैं। हवा में उनकी पंखों वाली बट ऐसे लग रही थी जैसे पतझड़ में जंगली पीली घास हो। निया नागाल को देखकर आंखें चढ़ा लेती है। वो बोलती है, अच्छा हुआ कि तुमने मरे हुए पक्षी खा लिए, वरना उन्हें देखकर ये और भी परेशान हो जाते। नागाल को नींद से उठने के बाद जल्दी से कुछ न कुछ खाने को चाहिए था। 10 पक्षी और 4 भेड़िए के बच्चे उसका पेट भरने के लिए काफी थे। निया की बात सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराकर बोलता है, बाद में मैं और भी पक्षी पकड़ कर ले आऊंगा। निया अपना सर हिलाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, अब तो ठंड का मौसम खत्म होने वाला है। जो अंडे पक्षी ने दिए हैं वो काफी हैं। अगर ज्यादा पक्षी भी हो जाएंगे तो फूड भी वेस्ट होगा और ज्यादा पक्षी होंगे तो शोर भी बहुत करेंगे। निया को उन पक्षियों के लिए बुरा लग रहा था। जिराज अंडे लेने जा रहा था तो निया बोलती है, आज उन्हें मत डराओ, हम पहले इन्हें अच्छा खाना देंगे, फिर कल अंडे ले लेंगे। जिराज ठीक है बोलकर यार्ड से बाहर निकल जाता है और दरवाजे बंद कर देता है। वो पक्षी अभी भी प्लांट की तरह लग रहे थे। वो थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहे थे। जो कांटेदार पौधे बाहर लगे थे वो एवरग्रीन था। सिर्फ वो ठंड के मौसम में ही कड़क हो गया था। निया को ब्रश के लिए दूसरी कोई अच्छी चीज नहीं मिली थी, इसीलिए वो ये कांटेदार फल तोड़ती है और उसे अच्छे से एनिमल स्किन से साफ करके ब्रश करती है। ये बहुत अच्छा था कि अभी तक निया के दांत पीले नहीं हुए थे, जबकि वो पिछले कुछ दिनों से सिर्फ कांटेदार फल से ही ब्रश कर रही थी। फिर भी उसके दांत और ज्यादा सफेद हो गए थे। कांटेदार फल प्लांट किंगडम में सबसे अच्छा टीथ क्लीनर है। जब उन लोगों ने आग जलाई थी तब मेन डोर बंद था क्योंकि छोटे सांप भी रेंगना चाहते थे। सभी छोटे सांप नागाल से डरते थे और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए निया सुरक्षित रहने के लिए नागाल के साथ साथ ही रहती थी। वो सभी बच्चे जमीन पर रेंग रहे थे और जो भी चीज उनके बीच में आती थी वो उनसे खुद को रब करते थे। उनकी आंखों में इंसानों के बच्चों से कम उत्सुकता नहीं थी। निया को अचानक वो बहुत प्यारे लगने लगे थे। निया मुस्कुराकर बोलती है, बच्चों तुम अच्छे से रहो, थोड़ी देर बाद तुम्हारा खाना आने वाला है। वो पॉट का ढक्कन हटाकर उसमें झांकती है। सारे अंडे कड़क हो गए थे। निया खुश होकर करणवीर को बोलती है, जल्दी इधर आओ और स्टीम डेग निकालने में मेरी मदद करो। जिराज तुम बच्चों को नेस्ट में लेकर आओ ताकि मैं उन्हें खाना खिला सकूं। नागाल की पूंछ उत्तेजित होकर हवा में झूलती है जब वो गुस्से से बोलता है, फिर मेरा क्या स्टीम डेग मेरे लिए नहीं है? उसे ये अंडे बहुत पसंद है। वो अभी अभी नींद से जागा था, तो क्या वो ये सिर्फ उसके लिए नहीं बना सकती थी? निया एक पल के लिए दंग हो जाती है। वो आराम से बोलती है, तुम्हें भी खाने को मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, क्योंकि काफी दिनों से किसी ने नहीं खाए थे, इसलिए बहुत सारे रखे हैं। निया आगे बोलती है, वैसे मैंने सॉल्ट एग भी बनाए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो भी ठीक से पके हैं या नहीं। मैं उनमें से कुछ बाद में पकाऊंगी और फिर हम सब मिलकर टेस्ट करेंगे। नागाल गुस्से वाला चेहरा बनाकर अपना हाथ लंबा करके स्टोन बोल उठाता है। फिर वो निया को दे देता है। निया उससे तुरंत बोल ले लेती है और उसमें अंडे रख देती है। उसकी बोल लगभग स्टोन बेसिन के साइज की थी। वो पूरी भर चुकी थी। उसने 19 बच्चों के लिए 19 एग बनाए थे, मतलब हर बच्चे का एक अंडा था।
फिर अगर वो एक अंडे से कम खाते हैं तो बचे हुए अंडे से नागाल की एक बोल तो भर जाएगी। कोई बात नहीं, अगर वो कम पड़े तो मैं उनके लिए और बना दूंगी। निया उसे वापस बोल देते हुए बोलती है, ध्यान से पकड़ो, ये गरम है। नागाल शुरुआत में तो संतुष्ट था और वो खाने ही वाला था कि जिराज उन बच्चों को एनिमल स्किन में लपेट कर लाता है और नेस्ट में बैठा देता है। फिर निया उनके लिए कुछ सॉल्ट एग निकाल कर लाती है और वो सांपों को खिलाती है। नागाल की पूंछ टेंशन में आ जाती है। उसने एक चम्मच खाने के लिए उठाया तो वो हवा में ही रह जाता है। निया डरते हुए अपना हाथ नेस्ट में ले जाते हुए बोलती है, अच्छे रहना बच्चों, मुझे काटना मत। सभी सांप नेस्ट में सीधे हो जाते हैं और अपने अपने सर ऊपर कर लेते हैं, जैसे बीन्स अंकुरित हो गए हों। फिर निया एक चम्मच भरकर अंडा, जो सांप बास्केट के सबसे किनारे पर था, उसके लिए लेकर आती है। वो सांप झटके से अपनी 2 नोक वाली जुबान निकालता है। जब उसकी जुबान एग की गर्माहट और खुशबू महसूस कर लेती है तो उसकी लाल आंखें चमक उठती हैं। फिर वो अपना मुंह खोलता है और वुडन स्पून पर नॉक करता है। उस झटके से निया का हाथ हिल जाता है और वो अपना हाथ वापस खींच लेती है। उस सांप का मुंह उस गोल्डन अंडे से ढक जाता है। उसे गर्म खाने का टेस्ट लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपनी बॉडी घुमाकर निया के हाथ को देखने की कोशिश करता है। उसने अंडा खा लिया था। ये देखकर निया को बहुत अच्छा लगता है और वो हिम्मत करके उसे वापस खिलाने जाती है। इस बार उस सांप का थोड़ा एक्सपीरियंस था तो वो उस चम्मच पर हमला नहीं करता है, बल्कि इस बार वो थोड़ी कोशिश करके अपनी बॉडी को सीधा करता है और अपना मुंह स्पून के पास लाता है। फिर वो अपना मुंह खोलकर अपनी लाल जबान और 2 पतले दांत दिखाता है। निया चम्मच को थोड़ा सा झुका देती है। जब वो सांप एग अंदर उतार लेता है तो निया को चम्मच पर वो दांत महसूस होते हैं। उसकी इस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसका दिल पिघलकर पानी बन चुका था। बाकी के सांप आवाज करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो नागाल के अंडे ठंडे हो गए थे, फिर भी वो उन सांपों को खिलाता है। वो जब निया को बच्चों को खाना खिलाते हुए देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद उन्हें खिलाना चाहता था। वो सांप निया के हाथ के सारे अंडे खा लेते हैं। फिर जब निया और अंडे लेने के लिए पलटती है तो देखती है कि वो पॉट खाली हो चुका है। फिर जिराज उठता है और पॉट को उठा लाता है। फिर वो पूंछ हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ निकल जाता है। निया तुरंत पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जब उन बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो वो और भी जोर से आवाजें करने लगते हैं। नागाल की ऊपर की बॉडी बाहर जा चुकी थी, जबकि उसकी पूंछ अभी भी अंदर ही थी। थोड़ी देर बाद वो वापस खाली हाथ आ जाता है। निया दंग रह जाती है। स्टीम डेक कहाँ गए? क्या उन्हें जिराज ले गया? अगर अंडे ठंडे हो जाते तो ये खुद ही उन्हें खा सकते हैं। नागाल के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते हैं। वो रेंगते हुए निया के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो अपनी बोल उठाकर खाने लगता है। निया अपने होठ घुमाती है। जब वो देखती है कि भूख की वजह से बच्चे जोर जोर से हिस कर रहे हैं तो वो नागाल की बोल में से एक अंडा निकाल लेती है। नागाल को उम्मीद नहीं थी कि निया ऐसा करेगी और वो उसे देखने लगता है। निया भी नागाल को देखती है और दांत निकालती है। फिर वो अंडा बच्चों को खिला देती है। जिस सांप ने सबसे पहले अंडा खाया था उसके सर पर भी अंडा बिखरा हुआ था। बाकी के सांप उसे भी खा लेते हैं। जिन सांपों को उसका टेस्ट लग चुका था वो लोग चम्मच को देखकर ही उस पर टूट पड़ते हैं। एपिसोड 178 अ बोल ऑफ स्टीम्ड एग। वो बच्चे जिन्होंने उसका टेस्ट नहीं लिया था वो थोड़ा धीरे चल रहे थे। वो लोग एक साथ ऊपर कूदते हैं। एकदम से इतना धमाल होता हुआ देखकर निया डर जाती है और वो अपना हाथ ऊपर कर लेती है, जिसकी वजह से उन सांपों को हवा में झपटना पड़ा। इस गलत बर्ताव की वजह से बेचारे सांप आपस में टकरा जाते हैं। फिर जब वो नेस्ट पर गिरते हैं तो घबराकर इधर उधर रेंगते हैं और रोल हो जाते हैं। वो लोग बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं। निया जोर से हंसने लगती है। अचानक उसके हाथ पर उसे वजन महसूस होता है। फिर जब वो अपना सर घुमाती है तो देखती है कि उसने जो चम्मच पकड़ रखी थी वो अब नागाल के मुंह में थी। अपने बच्चों के साथ खाने के लिए लड़ने का क्या मतलब है? नागाल आराम से स्टीम डेक खत्म करता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सांप के बच्चे छूटने की कोशिश कर रहे थे। निया एक बार फिर नागाल की बोल से एग लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार यह काम मुश्किल था।
नागाल को अपनी पूंछ थोड़ी सी ऊंची करनी थी और वो 50 मीटर ऊपर हो जाता, जैसे कि वो कोई लिफ्ट चला रहा हो। फिर जब निया खड़ी हो जाती है तो नागाल और भी ऊपर चला जाता है। निया गुस्से में अपना पैर नीचे पटक कर बोलती है, मुझे अपनी बोल में से एक चम्मच लेने दो। फिर वो उसके हाथ तक पहुंच जाती है। फिर नागाल मुस्कुराता है और एक चम्मच लेकर निया के सामने ही अपने मुंह में डाल लेता है। निया इतनी पागल है कि उसके गाल फूल जाते हैं। इसके बाद वो कभी नागाल की पूंछ को पकड़कर कूदती है, कभी रेंगती है। उसकी ये हरकत देखकर नागाल को छोटे कोला बेर की याद आ जाती है। जिरास का सारा ध्यान खाना बनाने पर था। फिर वो पॉट को अपने स्पैचुला से रैप करता है। उसकी वजह से सभी छोटे सांप भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिरास हंसने लगता है। वो स्पैचुला को साइड में फेंक देता है और वहां से चल देता है। वो बोलता है, मैं जाकर स्टीम्ड एग लेकर आता हूँ। फिर निया नागाल को छोड़ देती है और खुद को वन ट्रैक माइंड रखने के लिए मन में ही डांटती है। क्या बाहर जाकर आना इससे ज्यादा आसान नहीं था? वो नागाल की ही बोल से लेने के लिए इतनी क्यों अड़ गई थी? जिरास को अचानक याद आता है कि बाहर फ्राइड मीट विद बैम्बू शूट उसका इंतजार कर रहा है। ये याद आते ही उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। वो तुरंत ही स्टीम्ड एग का पॉट लेकर आ जाता है। वो अंडे ले जाकर छोटे सांपों के नेस्ट के पास रख देता है। अब तक तो स्पॉट में ही धुआं निकलना शुरू हो गया था। जिरास स्पैचुला उठाता है, जल्दी से मीट को फ्राई कर देता है। निया उस एग के पॉट को हाथ लगाती है। जब उसे लगता है कि उसका तापमान बराबर है और अब उसे ठंडा नहीं करना पड़ेगा, तो वो मुस्कुराने लगती है। निया उन्हें वापस एग खिलाने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक लाल रंग की गेंद आ जाती है और वो अंडों में गिर जाती है। निया जोर से चीखती है। नागाल बोलता है, उन्हें खुद ही खाने दो। छोटे छोटे सांप स्टीम्ड एग पर टूट पड़ते हैं। उन्हें देखकर वो इतना खुश हो जाते हैं जैसे वो किसी पार्क में आ गए हों। थोड़ी देर बाद गोल्डन एग में छेद हो जाते हैं। सांप कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। निया अपनी गर्दन नागाल की तरफ करके बोलती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि ये लोग जलकर मर जाएंगे? नागाल आराम से खाना खा रहा था। मैंने तापमान चेक कर लिया है। निया पूछती है, कब? निया को भी ये पता था कि पॉट के अंदर इतना गर्म नहीं है, लेकिन नागाल ने भी उसे टच नहीं किया था। अगर वो तेज गर्म होता तो सांप भी घायल हो जाते। नागाल अपनी पतली और लंबी जुबान को बाहर निकालता है, वो हिस्सा जहां से 2 नोक ऊपर नीचे होती है, इसका इस्तेमाल करके। ओह, निया को अभी भी संदेह हो रहा था। थोड़ी देर बाद गोल्डन एग गायब होने लगे और सांपों की बॉडी दिखाई देने लगी। फिर उसमें सिर्फ सांपों की ही परत दिखाई दे रही थी, जो कि पॉट के अंदर रेंग रहे थे और अंडे के बचे हुए टुकड़ों को खा रहे थे। निया अपने आप को रोक नहीं पाती और अपना मुंह खोल लेती है। इनको इतनी भयानक भूख लगती है। उन्हें देखकर लगता नहीं कि अभी भी उनका पेट भरा होगा। जिरास बोलता है, निया चलो, खाने का समय हो गया है। जिरास अपनी आंखें साफ करता है, जिस पर ऑयल और धुएं का कोहरा चढ़ गया था। उसके चेहरे पर एक खुशी दिखाई देती है क्योंकि उसे आखिरकार निया से बात करने का मौका मिलेगा। निया बोलती है, क्या तुम इन सांपों के लिए एक और पॉट अंडे स्टीम कर दोगे? जिरास कुछ बोले उसके पहले ही नागाल बोल देता है, कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के खाने में पानी होता है, इससे इनका पेट नहीं भरेगा। उन्हें बाद में मीट खिला देना। निया उसके शब्दों पर विचार करती है और सोचती है कि जो इसने बोला उसका कुछ मतलब है या नहीं। वो सर हिलाकर बोलती है, ओह ओके। इतना बोलने के बाद निया गलती से नागाल को उसके बच्चों को घूरते हुए देख लेती है। उसकी नजर में बिल्कुल भी पिता का प्यार नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अजनबी को देख रहा है। वो मन में आश्चर्य करती है, शायद इसने बच्चों के लिए खाना नहीं बचाया है। अपने इस ख्याल पर वो अपना सर हिलाती है। नहीं, नागाल इनका सौतेला पिता नहीं है। वो छोटे सांप पूरा पॉट खत्म कर देते हैं। आखिरकार जब उनके पास खाने को कुछ नहीं रहता है तो वो अपने भाइयों को, जिनमें से खाने की खुशबू आ रही थी, उन्हें भी खाने लगते हैं। फिर करणवीर पहले पॉट धोता है और फिर उसमें पानी भर के उनके नहाने के लिए पानी गर्म करता है। इसके बाद ही वो लोग खाने के लिए झगड़ना बंद करते हैं। खाने के बाद करणवीर चुपचाप सारे बिखरे सामान को साफ करने लगता है। निया का कभी कभार उस पर ध्यान भी जाता है। उसे पता नहीं था कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं, लेकिन उसे लग रहा था कि करणवीर उदास है। वैसे तो उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व था, लेकिन अगर कोई स्पेशल ध्यान ना दे तो वो उसको नोटिस भी नहीं कर पाएगा। निया को फॉलो करते हुए नागाल करणवीर की तरफ देखता है, फिर गुस्से से बोलता है, अब तुम जा सकते हो। करणवीर की बॉडी कांपने लगती है। उसका सर नीचे ही रहता है
और बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। करणवीर को ऐसे ही दूर जाने देना निर्दयी होगा, हमें उसे रोकना चाहिए। करणवीर उनका साथी भी नहीं था, वो तो उनके साथ हमेशा के लिए रह भी नहीं सकता था। नागाल जानबूझकर करणवीर की तरफ देखता है। करणवीर अपना मुंह दीवार पर टंगी एनिमल स्किन की तरफ देखता है जो रात में उसने सोने के लिए इस्तेमाल की थी। फिर वो बोलता है, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? निया जोर से हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोलती है, बिल्कुल, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। फिर करणवीर निया की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो अपने डरावने चेहरे पर कोमलता लाता है और बोलता है, इसके लिए आपका धन्यवाद। करणवीर की सिल्वर आंखों को देखकर निया को लगता है कि उसने उनमें कुछ इमोशंस छुपा रखे हैं। निया को लग रहा था कि उसकी आंखें किसी कारण से दर्द कर रही हैं। वो चुपचाप करणवीर को घूर रही थी। एनिमल स्किन को रोल करने के बाद करणवीर निकल जाता है। उसके चेहरे से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी इच्छा नहीं है। जब सूरज आसमान से ऊपर आ जाता है तो धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। वो बोलते हैं कि जब बर्फबारी होती तब इतनी ठंड नहीं लगती है जितनी पिघलने पर होती है। ये सच भी है। इस हवा में नमी और ठंडक दोनों थी। वो ठंडी हवा के समान लग रही थी। निया उन स्नोमैन की तरफ उंगली करके बोलती है, देखो, हम लोगों ने ये स्नोमैन बनाए हैं। वो नागाल को उधर खींचकर ले जाती है। स्नोमैन भी पिघलना शुरू हो गए थे। जिस रात स्नोमैन बनाए गए थे उसी समय उन्होंने एनिमल स्किन अलग रख दी थी, इसीलिए जितने सुंदर वो पहले दिन लग रहे थे उतने आज नहीं लग रहे थे। सभी स्नोमैन को ध्यान से देखने के बाद वो सबसे कोने वाले की तरफ उंगली करके पूछता है, ये कौन है? निया बोलती है, करणवीर, जिसने तुम्हारी पूंछ भी बनाई थी। ये सुनकर नागाल की आईब्रोज और भी तन जाती हैं। जब भी कोई पशु मानव वहां से गुजरता है वो नदी किनारे जरूर चक्कर लगाता है। फिर वो नागाल के मूवमेंट का इंतजार करते हैं। जब वो वहां से सुरक्षित गुजर जाते हैं तब वो तेजी से भागने लगते हैं। निया ना चाहते हुए भी वो दृश्य भूल नहीं पा रही थी जब नागाल ने भेड़िए के बच्चे को खाया था। आज भी वो उस चीज को याद करके कांप जाती है। अब उनके घर के पास आने की भी किसी पशु मानव में हिम्मत नहीं थी। अब निया को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसकी फीमेल दोस्त कम थी और वो आदमियों के साथ कम खेलती थी। अब तो उसे अच्छा लग रहा था कि कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा था। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो उसके साथ खेलने वाले अब सिर्फ नागाल और जिराज ही थे, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। अब उनके पास बच्चे ही अच्छा टाइम पास बचे थे। क्या अब उसके पास सिर्फ यही बचा था कि बच्चे पैदा करो और उनके साथ खेलो? ये सोचकर निया डर जाती है। निया बोलती है, नागाल, तुमने कहा था ना कि थोड़ी देर बाद तुम बच्चों को मीट खिलाओगे। जल्दी से मीट लेकर आओ। जब से वो बाहर आए हैं तब से उन्होंने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। उन्हें भूख लगी होगी। निया ने ये बोलते हुए नागाल का हाथ खींचा। नागाल लाचारी से बोलता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जब वो चला जाता है फिर निया जिराज को ढूंढने लगती है। एक, दूसरा। जिराज चावल की बोरी के पास बैठा कुछ ढूंढ रहा था। वहां 3-4 तरह के पीले और नारंगी रंग के अनाज पड़े हुए थे। निया के पैरों की आवाज सुनकर जिराज तुरंत वो अनाज बोरी में छुपा देता है। फिर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोलता है, निया? वो पूछती है, छोटे सांप कहाँ हैं? निया इधर उधर ढूंढती है। उसे कोने में कुछ दिखाई देते हैं। उन्हें कोने में जाना पसंद है। सारे 19 बच्चे कमरे में इधर उधर फैल जाते हैं। उन्हें एक नजर में ढूंढना काफी मुश्किल था। निया को डर भी था कि कहीं वो उसे काट ना ले, इसीलिए वो अपने पंजे ऊपर करके जिराज के पास जाती है और उसकी गोद में कूद जाती है। फिर उसे सुरक्षित महसूस होता है। वो जिराज से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिराज बोलता है, कुछ नहीं। जिराज उन राइस की तरफ देखकर बुरा फील करता है। एक बोरी में से कुछ अनाज दिखाई दे रहा था तो वो अपने पैरों से उसे अंदर कर देता है। निया को ग्राइंडिंग स्टोन के पास एक छेद दिखाई देता और उसकी आंखें चमक उठती हैं। निया बोलती है, अभी तक वो गड्ढा साफ नहीं हुआ है। सांपों के अंडे के छिलके अभी भी अंदर ही होंगे। मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। जिराज बोलता है, उसमें देखने लायक क्या है? फिर वो निया को अपने ऊपर उठाकर गड्ढे के पास जाता है। बदबू से उसका मुंह बन जाता है। इसमें से कितनी बदबू आ रही है। निया अपनी नाक सिकोड़ लेती है। उसमें से नाक की नमी की बदबू आ रही थी। वो अपनी आंखें घुमाते हुए जिराज से बोलती है, नागाल यहाँ पर कुछ महीनों तक सोया था और फिर तुमने ऊपर से गड्ढा भी बंद कर दिया था। फिर ये गंदा क्यों नहीं होगा? निया जिराज के ऊपर से कूदकर जमीन पर आ जाती है। फिर वो अपने पैर गड्ढे में डाल देती है। उसे अपने पैरों के वहां पूरा खाली लग रहा था।
फिर वो अंदर जाने का भी प्लान बनाती है, लेकिन अचानक उसे अनसेटल्ड महसूस होने लगता है। वो बहुत गहरा लग रहा था। जिराज निया को उठाते हुए बोलता है, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए चीजें लेकर आता हूँ। अंदर काफी गहरा है, लड़कियां तो वहां कुछ भी नहीं देख पाएंगी। निया बोलती है, ध्यान से जाना। फिर वो अपने आसपास रेंगते हुए छोटे सांपों को देखने लगती है। वो देखती है कि कुछ तो उसी की तरफ आ रहे थे। फिर वो सोचती है कि उसे भी सावधान रहने की जरूरत है। आखिर में अगर किसी ने उसे काट भी लिया तो उसे याद रखना पड़ेगा कि वो कौन था। जिराज अंदर चला जाता है और वो शांति से अंदर उतरता है। थोड़ी ही देर में वो अंडों के छिलके का ढेर लेकर ऊपर कूद जाता है। निया की आंखें चमक उठती हैं। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने जब इन अंडों को जन्म दिया था, अब ये उससे भी प्यारे लग रहे हैं। जिराज मुस्कुराता है और वापस अंदर कूद जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो घास उसकी वजह से गीली हो गई थी उसे लेकर आता है। जब उन छोटे सांपों को अंडे के छिलके की खुशबू आती है तो वो इधर उधर रेंगने लगते हैं। फिर जब निया को रेंगने की आवाज आती है तो वो उन छोटे सांपों को देखती है जो जंगली रेड बैंडेड सांपों की तरह लग रहे थे। वो इकट्ठे होकर उसी की तरफ आ रहे थे। निया गड्ढे की तरफ जाने लगती है। जब वो जिराज को बुलाती है तो उसकी आवाज भी कांपने लगती है। जिराज, वो बोलता है, मैं अभी ऊपर आता हूं। जैसे ही जिराज की आवाज बंद होती है वो ऊपर आ जाता है। फिर वो और घास का ढेर वहां रख देता है। फिर नीचे कूद जाता है। निया सांस बाहर छोड़ती है, लेकिन तुरंत ही फिर डरने लगती है। सारे सांप निया के आसपास आ जाते हैं। वो अपना सर पोक करते हुए उन छिलकों को ढूंढ रहे थे। निया जल्दी से उन छिलकों को बिखेर देती है। एक आवाज आती है और सभी बच्चे एक दूसरे से टकराते हुए रॉकेट की स्पीड से उनकी तरफ भागते हैं। तुरंत ही वो लोग उलझन में पड़ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी आवाज बैटल क्राई की तरह लग रही थी। निया को वो खतरनाक लगता है और वो एक कदम पीछे हो जाती है। तभी जिराज का भी गड्ढे से बाहर आना होता है, जिसकी वजह से निया गलती से उसके सर पर चढ़ जाती है। वो तुरंत ही अपना पैर हटा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है, सॉरी। जिराज उसका बुरा न मानते हुए ऊपर आ जाता है। वो बोलता है, अच्छा हुआ तुम मेरे ऊपर आ गई, नहीं तो तुम अंदर गिर जाती। जब वो ये निया से बोल रहा था तब उसकी नजर उन लड़ते हुए सांपों पर पड़ती है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर निया से पूछता है, ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? निया बोलती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग अंडे के छिलकों के लिए लड़ रहे हैं। निया को जिराज के पास खड़े होकर ही शांति मिलती है। एपिसोड 179 प्लेइंग विद किड्स। पहले जिराज उन सांपों की तरफ देखता है और फिर दहाड़ता है। एक बड़े पशु मानव के चिल्लाने से वो लोग डर जाते हैं और ऐसे रुक जाते हैं जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। जिस अंडे के छिलके के लिए वो लड़ रहे थे, प्रैक्टिकली वो बर्फ के टुकड़ों की वजह से टूट गया था। उसका सिर्फ आधा टुकड़ा हवा में उड़ता है और वो जमीन पर आकर बिखर जाता है। जो छोटा सांप उस आधे टुकड़े के पास खड़ा था वो जिराज की तरफ देखता है। फिर उसकी लंबी और पतली बॉडी उस छिलके की तरफ रोल होने लगती है और वहां पहुंचकर रुक जाती है। जब वो देखता है कि जिराज मूव नहीं कर रहा है तो वो जल्दी से उसके अंदर घुस जाता है। उसकी आधी पूंछ बाहर ही थी, लेकिन उसके मुंह पर संतुष्टि के भाव थे। निया के होठ मुड़ जाते हैं। किसे पता था कि सांपों के मुंह पर संतुष्टि के भाव कैसे दिखते हैं? वो इसलिए भी क्योंकि उसने छोटे सांपों को भी पशु मानव ही मान रखा था। आखिरकार वो लोग समझदार प्राणी हैं। जो सांप अंडे के छिलके में घुस गया था वो अब ज्यादा देर अंदर नहीं रह पाता। वो छिलका गीला होकर सूखने की वजह से नाजुक हो जाता था। वो सांप का वजन नहीं झेल पाता है और टूट जाता है। फिर वो सांप जमीन पर गिर जाता है। फिर अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखता है। उसे देखकर बाकी जो सांप थे जो डर गए थे वो ऐसे बिखरते हैं जैसे गर्म तेल में पानी की बूंदें गिर गई हों। वो लोग उस सांप की तरफ हमला कर देते हैं जिसने उस आखिरी एगशेल को तोड़ दिया था। वो लोग फिर लड़ने लगते हैं। वो लोग उस छिलके में ही बड़े हुए थे तो उन्हें पता था कि उन्हें उसी में गर्मी मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि वो छिलका उनके लिए माँ के समान था, या बोल सकते हैं कि गर्म बिस्तर की तरह था। अपनी माँ को बिखरते हुए देखकर उन सांपों की आंखें हल्की लाल से गहरी लाल हो जाती हैं। निया बोलती है, हे भगवान, ये लोग फिर झगड़ने लगे। फिर वो बिना डरे दौड़कर उनके तरफ जाने लगती है
ऑफ कोर्स वो जिराज को अपनी ढाल की तरह पकड़ कर चल रही थी। जिराज उनकी तरफ देखता है, फिर बोलता है, ये लोग मिलकर एक सांप पर हमला कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। निया को भी ये पता चल जाता है। वो हमला होने के कारण हवा में झूलती हुई पूंछ की तरफ इशारा करती है। वो बोलती है, ये पक्का वही छोटा सांप है जो पहले एगशेल में घुस गया था, इसे जल्दी से पकड़ कर ले आओ। जिराज आगे ही बढ़ने वाला था कि निया देखती है कि अब उस सांप की पूंछ तेजी से हिलने लगती है। वो बहुत चिंतित हो जाती है और उस सांप को उसकी पूंछ से उठा लेती है। वो हल्का नहीं था क्योंकि उस पर और भी बच्चे लटके हुए थे। निया डर जाती है और उसे थोड़ा हिलाती है, जिसकी वजह से जो सांप उस पर लटक रहे थे वो नीचे गिर जाते हैं। निया राहत की सांस लेती है। उसके हाथ में जो सांप था वो ऊपर की तरफ मुड़कर अपना सर ऊपर कर रहा था। उसके मुंह से लाल लाइन निकल रही थी। निया इतना डर जाती है कि अपना हाथ हिलाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी सुन्न हो जाती है और वो सीधा हो जाता है। वो पेंडुलम की तरह घूमने लगता है। हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। निया का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो सांप को अपनी आंखें चौड़ी करके देखने लगती है। फिर जब वो वापस ऊपर आने के लिए अपना मुंह ऊपर करता है तो निया फिर अपना हाथ हिला देती है। वो सांप वापस हिल जाता है और जमीन को देखने लगता है। वो रोने भी लगता है। उसकी आवाज में शिकायत दिखाई दे रही थी। जिराज खुद को रोक नहीं पाता और मुस्कुराने लगता है। वो निया के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, ऐसे बच्चों के साथ कौन खेलता है? निया रुक जाती है और उसे समझाती है, क्या? मुझे सिर्फ डर है कि कहीं ये मुझे काट ना ले। जब निया के हाथ रुक जाते हैं तो वो सांप थोड़ी सी ताकत जमा कर लेता है और जोर से ऊपर कूदता है। वो खुद को अपनी माँ के हाथ में टाइट बांध लेता है। निया अपने हाथ को ऊपर ले जाती है और फिर उसको अपनी आंखों के पास लाकर देखती है। वो सांप अपना सर निया के अंगूठे पर रख देता है। फिर वो अपना मुंह खोलकर हिस करता है। जब वो अपनी जीभ निकालकर हिस करता है तो निया भी थोड़ी सी हिल जाती है। अचानक उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है। निया धीरे से बोलती है, डरो मत। उसका दूसरा हाथ सांप के सर पर चला जाता है। वहां वो एक पल के लिए पॉज हो जाती है। फिर उसे लगता है कि वो उस पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो अपनी उंगली उसके सर पर फेरने लगती है। वाओ, वो बहुत स्मूथ और कोमल था। निया उस सांप को छूने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो उसके सर से लेकर पैर तक सहलाती है। उस सांप का सर नीचे झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो भी एंजॉय कर रहा है। वो अपनी बॉडी को निया के हाथ से रब करने लगता है। निया को पता ही नहीं चला कि बाकी के सांप कब रेंगते हुए इसके पास आ जाते हैं। वो अपना सर ऊपर करके देखते हैं। निया का ध्यान नीचे उनकी आवाज सुनकर जाता है। वो मुस्कुराते हुए नीचे बैठ जाती है। तुम लोगों को भी रब करवाना है? वो सांप भी उत्तेजित होकर कूदने लगते हैं। निया उन्हें टच करने ही वाली थी कि अचानक बाहर से जोर के सांप के रेंगने की आवाज आती है। नागाल की आवाज आती है, मैं वापस आ गया। वो सांप अचानक ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई उनका बड़ा दुश्मन आ गया हो। सभी निया के पीछे छुप जाते हैं। निया के हाथ में जो सांप था वो भी घबराकर इधर उधर देखने लगता है। फिर जब वो उसकी गर्मी से दूर नहीं हो पाता है तो फिर निया की गर्म हथेली में घुस जाता है, जैसे कोई ऑस्ट्रिच मर रहा हो। निया उस छोटे सांप के साथ हंसते हुए बाहर निकलती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर अपना हाथ ऊपर करके बोलती है, नागाल देखो, ये छोटे सांप अब मुझे नहीं काटते हैं। छोटे सांपों को लगता है कि वो बिजली में फंस गया है। फिर वो कांपना शुरू कर देता है। वो एक्सपोज हो गया है। फिर उसकी ग्रिप छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। निया के पैरों के बीच से होकर वो पीछे रेंग जाता है। फिर वो बेडरूम में जाकर बाकी सांपों की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। निया उसको पकड़ने जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि नीचे गिरते ही छोटा सांप रेंगते ही दूर चला जाता है, उसको बिल्कुल ठीक देखकर निया को भी बहुत अच्छा लगता है। जब वो पलटकर देखती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती कि कौन सा सांप नीचे गिरा था। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं था कि पशु मानव अपने बच्चों का नाम जब वो छोटे रहते तब नहीं रखते हैं। अगर वो उन्हें नाम दे भी दे तो भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और निया तो इंसान है, इसीलिए वो इन सांपों में अंतर नहीं कर सकती। नागाल निया के पीछे गुस्से से देखता है। सभी बच्चे दीवार के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। फिर वो लोग नागाल के विजन से दूर हो गए थे। नागाल अपनी जबान बाहर निकालता है। धीरे धीरे सभी बच्चे कायरों की तरफ बाहर आ जाते हैं। निया मुस्कुराते हुए नागाल के पास जाती है और बोलती है, तुमने उनको क्या बोला? नागाल जो हिरण पीठ पर उठाकर लाया था, निया उसे देख रही थी। वो पूछती है, क्या ये इनके लिए है?
ये तो इतना बड़ा है कि इसे मैं और जिराज भी खा सकते हैं। नागाल निया की तरफ देखता है और उसके मुंह पर हाथ फेरता है। फिर वो उसे गले लगाकर नीचे बैठ जाता है। उसकी पूंछ मुड़ जाती है। एपिसोड 180 फाइटिंग फॉर फूड। जब नागाल उन बच्चों की तरफ देखता है तो उनकी नजर आइसी कोल्ड हो जाती है। फिर वो बेसब्र होकर बोलता है, जल्दी चलो। सभी बच्चे रेंगने लगते हैं। नागाल की उंगली पर एक तीखा काला नाखून आ जाता है। उससे वो हिरण को काट देता है और उससे मांस बाहर आ जाता है। तुरंत ही खून की मीठी खुशबू आने लगती है। छोटे सांपों को भूख लगने लगती है। वो उस चिड़िया की तरह अपना मुंह खोलने लगते हैं जो खाने का इंतजार करती है। उनकी गुलाबी जबान उनके मुंह के बाहर लटक रही थी। उनके 2 छोटे दांत भी दिखाई दे रहे थे। निया उनको देखकर मुस्कुराने लगती है। नागाल को कोहनी मारते हुए बोलती है, इन्हें जल्दी खाना खिलाओ। नागाल उस मीट का टुकड़ा काटकर उन बच्चों के सामने फेंक देता है। सभी बच्चे तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कुछ इसे काटने लगते हैं और कुछ खींचते हैं। निया बोलती है, जल्दी करो, वो लोग फिर से झगड़ा कर रहे हैं। निया चाकू उठाकर खुद ही मीट को काटना चाहती थी। वैसे भी नागाल ने उसे पकड़ रखा था और वो उठ नहीं पा रही थी। नागाल धीरे से बोलता है, अगर उन्हें जल्दी चाहिए तो उन्हें दूसरे सांपों से ताकतवर होना पड़ेगा। निया मूव होना बंद हो जाती है। उसे पता नहीं था, निया को समझ नहीं आया था कि ये दुनिया मेल्स के लिए कितनी बुरी है। इसीलिए उसे नागाल की बात मान लेनी चाहिए। अगर बड़े होने पर ये बच्चे लाड प्यार से बिगड़ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। नागाल ने जानबूझकर अपनी स्पीड कम नहीं की थी। वो मीट का एक टुकड़ा काटता है और उसे सांपों के ढेर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। उन सांपों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उन लोगों का पेट ठीक से तभी भरेगा जब उनको उनकी ही साइज के आधे जितना खाना मिलेगा। अभी भी मौसम ठंडा ही था। सभी सांप खाना खा लेने के बाद चुपचाप अपने नेस्ट में जाकर सो जाते हैं। निया उस भारी बास्केट को उठाकर जिराज के नेस्ट के पास रख देती है और फिर उसे एनिमल स्किन से ढक देती है। पशुनगर में कई दिनों से गर्म हवा के झोंके आ रहे थे, जिसकी वजह से बर्फ भी तेजी से पिघल रही थी और ब्राउन जमीन दिखना शुरू हो रही थी। अभी अभी जो ठंड गई है उसने पृथ्वी से उसके सारे कलर्स छीन लिए थे, सिर्फ एक मिट्टी का रंग छोड़कर। जो नदी में विलो ट्रीज हैं, उनमें अब हरा रंग दिखना शुरू हो गया था। हवा अपने साथ मिट्टी की खुशबू और वसंत लेकर आती है। वो छोटे सांप बहुत जल्दी बढ़ रहे थे। हर दिन उनमें चेंज आ रहा था। वो अभी 10 दिन से भी कम दिन के हुए थे और वो बैम्बू बास्केट उनके लिए छोटा पड़ने लगा था। जब भी वो लोग अंदर सोने जाते थे तब वो नूडल्स के बड़े ढेर की तरह दिखाई देते थे। निया ने अब उसके भारी संयम को छोड़ दिया था और अब वो बाहर सिर्फ एनिमल स्किन को लपेट कर ही जाती थी। निया बोलती है, चलो चलो बाहर खेलने चलते हैं। निया उनको अपने पीछे आने का बोलकर बाहर निकल जाती है। ये पहली बार था जब वो छोटे सांप बाहर निकल रहे थे। वो बाहर की बड़ी दुनिया को देखते हैं और उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है। वो सांप अपनी जुबान निकालते हुए एक के बाद एक रेंगते हुए बाहर निकल जाते हैं। फिर वो 19 सांप बाहर जाकर इधर उधर फैल जाते हैं। निया बोलती है, हे भगवान। जब निया देखती है कि वो छोटे सांप आगे आगे रेंगते जा रहे हैं तो उसे समझ आ जाता है कि ये ठीक नहीं है। फिर वो चिल्लाती है, इधर उधर मत दौड़ो, जल्दी से इधर आ जाओ। वो लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि दुनिया कितनी शांत है, तो वो फिर आगे बढ़ने लगते हैं। इस बार निया उन्हें कितनी भी आवाज लगा दे, सब व्यर्थ था। निया को बहुत पछतावा हो रहा था और वो चिंतित होकर दौड़ते हुए बेडरूम की तरफ भागती है। नागाल, देखो तुम्हारे बच्चे बाहर भाग गए हैं। नागाल का रिस्क लेकर अपने बच्चों का नेस्ट यहाँ बनाने का कारण ही ये था कि उसके साथी को जब भी मदद की जरूरत हो वो उसके पास आ जाए। वो सुस्ती से अपने नेस्ट में बैठा हुआ था। निया को आराम से देखते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, वो लोग वापस आ जाएंगे। निया अपने जूते निकालने के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में रगड़ती है। फिर नेस्ट में जाकर नागाल की पूंछ दबाती है। वो बोलती है, जल्दी से बाहर जाओ और देखो, वो लोग काफी दूर निकल गए हैं। वो इतने छोटे हैं कि अगर वो नदी में भी गिर जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। नागाल मुस्कुराते हुए बोलता है, सांपों को जन्म से ही पता होता है कि कैसे तैरते हैं। निया पलटकर देखती है और नागाल को नॉनस्टॉप हिलाने लगती है। बाहर आकर देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जिराज आज घर पर नहीं था। वो
वो बोलकर गया था कि वो ताजा हवा खाकर आएगा। अगर वो होता तो निया मदद के लिए नागाल के पीछे पड़ती ही नहीं। नागाल के मुंह पर अभी भी मुस्कुराहट थी। वो बोलता है, ठीक है, देखो तुम कितनी चिंता कर रही हो। निया खुश हो जाती है। वो नागाल का हाथ खींचकर खड़ी हो जाती है। वो बोलती है, जल्दी चलो, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो किधर भाग गए हैं। जब तक वो बाहर आते हैं तब तक वहां कुछ ही सांप दिखाई दे रहे थे। वो लोग बाकी सांपों को ढूंढने लगते हैं। जिराज पानी से भरे हुए बेसिन को मिट्टी पर डाल देता है। ये गड्ढा उसने पिछले साल राइस उगाने के लिए खोदा था। उसकी साइज 30 से 40 स्क्वायर मीटर थी। वो स्टोन हाउस के बेडरूम से भी कम था। उस गड्ढे में अभी तक उसकी लोअर थाई तक पानी पहुंच गया था। जिराज ने पहले कभी राइस नहीं उगाए थे, लेकिन उसे इतना पता था कि अगर राइस अच्छे से उगाने हैं तो पानी ज्यादा चाहिए, इसीलिए वो उसमें और भी पानी भरना चाहता है। ये जमीन का टुकड़ा उपजाऊ माना जाता है, लेकिन ये हाई टेरेन पर बना हुआ था, इसीलिए जमीन पानी को बचा कर नहीं रख सकती है। उसे रोज पानी डालना जरूरी था। वहां से लेक कई 100 किलोमीटर दूर थी। जिराज ने उसके कई चक्कर लगाए थे, जिसकी वजह से वो इतना थक गया था कि वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है। वो बहुत थकावट भरा काम था और पशु मानव तो कभी जगह बदलने का भी नहीं सोच सकते हैं। अगर कहीं का टेरेन ज्यादा होता है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर कम टेरेन वाली जगह पर राइस उगाते हैं तो वो हल्की बारिश में भी जल्दी से पानी में डूब जाते हैं। एक पशु मानव वहां से निकलता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और बोलता है, तुम पहली बार खेती कर रहे हो ना? अभी तक तो राइस को बोया भी नहीं है और तुम अगर इतना पानी डालोगे तो ये उगेंगे भी नहीं। जिराज को थोड़ा शक होता है और वो आसपास के गड्ढे देखता है। वो सच में सूखे थे। वो पशु मानव बोलता है, गर्मी आने वाली है तो एप किंग बीज बांटने ही वाले होंगे। वो तुम्हें सिखा भी देंगे कि ये कैसे बोते हैं। फिर इतना बोलकर वो अपने खेत में जाकर मिट्टी पलटने लगता है। जिराज खुश हो जाता है और उसे आराम भी मिलता है। वो सोचता है कि एप किंग का मेथड तो हमेशा ही अच्छा होता है। अगर एप किंग उसे सिखाएंगे तो फिर उसे फेल होने का डर भी नहीं होगा। जब जिराज शिकार करके वापस आता है तब तक नागाल और निया सभी बच्चों को जो इधर उधर भाग गए थे उन्हें ढूंढ लाए थे। निया जिराज की तरफ हाथ हिलाते हुए बोलती है, तुम आ गए। निया जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाती है। वो कुछ बोलने ही जाती है और अचानक पशु नगर के सेंटर से भेड़िए की रोने की आवाज आती है। इस बार निया को पता था कि ये फीमेल्स को बुलाने का सिग्नल है। फिर वो बोलती है, अब ये वापस क्या है? निया अपने होठ हिलाकर बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कहीं जाने में बहुत आलसी हूँ। जिराज अपना शिकार जोर से नीचे फेंक देता है और खुश होते हुए बोलता है, इस बार तो तुम्हें जाना ही चाहिए। हो सकता है एप किंग राइस बांट रहे हो। जब जिराज अपने घर से लौट रहा था तब उसे उसकी माँ ने बताया था कि वो सीड्स फीमेल को ही दिए जाते हैं। हर औरत को एक बोल सीड्स दिए जाते हैं और अगर आदमी अकेले जाएंगे तो उन्हें वो भी नहीं मिलेंगे। निया बोलती है, वो सीड्स देंगे? वो इतने अच्छे हैं, वो फ्री होंगे? जिराज अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ। फिर वो आगे गर्वित होते हुए आगे बोलता है, वो हर साल राइस बांटते हैं। ये सुविधा सिर्फ बड़े शहरों के लोगों को ही मिलती है। ये पशु नगर में अच्छा नहीं है। निया लगातार अपना चेहरा हिलाती है। वैसे तो उनके पास काफी राइस रखे थे, लेकिन फिर भी उसको वो लालसा लग रही थी। वो सीड्स ही थे, सीड्स जिनसे बहुत सारे राइस उग सकते हैं। राइस खरीदना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। नागाल निया के साथ बहुत अच्छा खुशी का समय बिता रहा था। फिर जब जिराज बीच में रुकावट बनकर आ जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो निया का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो अंदर चलकर बच्चों को खाना खिला देते हैं। खाने की बात सुनकर ही वो बच्चे हिस करने लगते हैं। जिराज उनके पीछे पीछे जाते हुए बोलता है, निया मेरे साथ सीड्स कलेक्ट करने आ रही है। नागाल बोलता है, तुम अकेले जा सकते हो। जिराज निया का दूसरा हाथ पकड़कर बोलता है, नहीं, सीड्स सिर्फ लड़कियों को ही दिए जाते हैं। पशु मानवों में बहुत ताकत होती है और वो अपने मूवमेंट्स में काफी रफ होते हैं। जिराज निया का हाथ इतनी जोर से खींचता है कि उसे लगता है कि उसका हाथ ही टूट जाएगा। वो दांत पीसते हुए बोलती है, थोड़ा आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। जिराज और नागाल दोनों रुक जाते हैं। नागाल उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं अभी आता हूँ। फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। निया बोलती है, कोई बात नहीं, तुम घर पर ही रहकर बच्चों का ध्यान रखना। मैं पक्का सीड्स लेकर जल्दी आ जाऊंगी। वहां पर खेलने के लिए नहीं रुकूंगी। फिर वो 3 उंगलियां पकड़ लेती है, जैसे वो प्रतिज्ञा ले रही हो।
नागाल बोलता है कि तुम बच्चों को भी अपने साथ ले जाओ। निया चिंतित होकर बोलती है, मुझे इधर उधर नहीं दौड़ना है। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, और अगर किसी ने उन्हें जंगली सांप समझकर मार दिया तो? नागाल निया की तरफ देखता है लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता है। जो हाथ निया ने पकड़ रखा था, निया उसे खींच लेती है। जब उसे पूरी तरह खींच लेती है तो उसे दर्द होता है, लेकिन उसे पता था कि नागाल उसे देने ही वाला था। निया बोलती है, ठीक है, फिर बाय। फिर वो नागाल की तरफ हाथ हिलाते हुए जुराज का हाथ पकड़ लेती है। वो चले जाते हैं। नागाल काफी देर तक वहीं रह जाता है। फिर जब वो दोनों दूर निकल जाते हैं तो नागाल अचानक गुस्से में बैम्बू बास्केट को दूर फेंक देता है। जब वो बास्केट नीचे गिरती है तो उसमें से मांस के नीचे गिरने की आवाज आती है और सांपों की हिस की आवाज भी आती है। वो सभी बच्चे उस बास्केट में से निकलते हैं और बेडरूम में जाकर जिराज की ब्लैंकेट में घुस जाते हैं, जैसे उनकी जिंदगी उसी पर डिपेंड थी। फिर नागाल नीचे पड़ी हुई बास्केट देखता है और परेशान हो जाता है। वो बास्केट की तरफ दौड़ता है और उसे उठा लेता है। थैंक यू भगवान कि ये टूटा नहीं, क्योंकि ये चांदनी ने अपने हाथों से बनाया था।